गुप्ता है। मैं सस्तालोनबाजार.com का फाउंडर हूँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब बहुत मशहूर शायर हुए हैं। उनकी एक नज़्म का मिसरा है, कर रहा था मैं गमे जहाँ का हिसाब, कर रहा था मैं गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तो ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है और ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, किन परिस्थितियों में करवाना चाहिए। अगर आपका होम लोन ऑलरेडी किसी बैंक से चल रहा है और वो आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और कोई वजह है, तो आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद रहेगा कि आप अपना लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराएं। तो हिसाब किताब की बात जहां बीच में आ जाती है, तो फैज़ साहब की ये पंक्तियां कि कर रहा था मैं गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए, तो अक्सर मुझे याद आ जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कब लोन ट्रांसफ़र कराना जायज़ है मेरी नज़र में, और कब लोन ट्रांसफ़र कराना शायद उतना कोई फ़ायदे की बात ना हो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कौन से ऐसे हालात हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे अपना होम लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना पहले चाहिए या नहीं चाहिए की बात करें। चलो पहले उल्टी बात करते हैं, जहां आपको अपना लोन ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि पॉइंट नंबर 1, अगर आपका होम लोन टेन्योर बचता ही बहुत थोड़ा सा है, आपने 10 साल के लिए लोन लिया था, 9 साल आप पे कर चुके हो, तो अब 1-1.5 साल बचता है, तो उस समय लोन ट्रांसफ़र कराना से कोई मुझे लगता नहीं है कि आपको विशेष फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी पे होम लोन चल रहा है आपका मूड बन रहा है उस प्रॉपर्टी को निकट भविष्य में बेच देने का। तो आपको लगता है कि शायद ये घर में बेच दूंगा, तो अगर आप उस घर को भी बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं तो भी लोन ट्रांसफ़र कराने का विचार मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अगर आपका लोन अमाउंट ही बहुत थोड़ा सा बचता है तो भी लोन ट्रांसफ़र कराना से आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने लोन लिया था 50 लाख का, ज़्यादातर लोन आपने प्रीपेमेंट कर दिया है, अब 50 लाख में से बचता है 5 लाख रुपए, तो उसको चलने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र आता है इन सब पॉइंट्स के अलावा, वो है वक्त की कमी होना या नो टाइम, जो आजकल एक ग्लोबल प्रॉब्लम है कि समय नहीं है, वक्त नहीं है। तो होम लोन ट्रांसफ़र एक फ्रेश प्रोसेस की तरह होता है। आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म साइन करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से देने होते हैं। तो जो बैंक, नया बैंक आपका लोन सैंक्शन करने वाला है, उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लोन चल रहा था या आपको नया लोन चाहिए। उनके लिए सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि उनकी जेब से तो पैसे जाने हैं, वो उस बैंक को गए या आपके सेलर को गए, वो एक ही बात है। तो थोड़ा वक्त आपको इस काम के लिए निकालना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट गैदर करने पड़ेंगे, बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा, सैंक्शन होगा, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन होगी, डिसबर्समेंट होगा। तो जो भी एक फ्रेश लोन का प्रोसेस होता है वही एक लोन ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी होता है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं है, मैं समय दे ही नहीं सकता, तो आपको मेरे ख्याल से लोन ट्रांसफ़र कराने का विचार त्याग देना चाहिए। क्योंकि कितनी भी डोर स्टेप सर्विस दी जाए, कितना भी बैंक के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, कुछ ना कुछ समय तो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि अगर मैं लोन ट्रांसफ़र कराता हूँ तो मुझे क्या फिनेंशियली बेनिफिट होने वाला है, क्या मेरी ईएमआई कम होगी, कितनी कम होगी, मेरा टेन्योर कितना कम होगा। तो होम लोन ट्रांसफ़र कराने से क्या फ़ायदा होने वाला है और कितना फ़ायदा होने वाला है, या होने वाला भी है या नहीं होने वाला है, इस बात का जिक्र मैं अपने वीडियो के अंत में करूँगा। वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि होम लोन ट्रांसफ़र कराने से जो फ़ायदा होता है, उस फ़ायदे को कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन मुख्य बातों को, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले हम अब इस बात के बारे में बात करते हैं कि अगर आप होम लोन ट्रांसफ़र कराते हैं तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर होम लोन ट्रांसफ़र कराना एडवाइजेबल है मेरे हिसाब से।
तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे मुझे लगता है कि होम लोन ट्रांसफर कराना जायज बात है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपका बैंक आपसे ज़्यादा रेट चार्ज कर रहा है और आपके रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो रेट कम नहीं कर रहा है, तो आप अपना लोन ट्रांसफ़र कराने के बारे में ज़रूर सोचें। मार्केट में जो दूसरे बैंक्स हैं उनसे डिस्कस करें कि वो आपको लोन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते आपके प्रोफाइल पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, और अगर वो एग्री करते हैं और आपका करंट बैंक रेट कम नहीं कर रहा है तो देन यू शुड लुक फॉर इट। यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस हो कि आप लोन ट्रांसफर कराएं। अगर आपका रेट अभी 8.75 चल रहा है और बाकी बैंक 8.50 दे रहे हैं, तो क्या इतने डिफरेंस के लिए आपको लोन ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस बात का जवाब मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका लोन अमाउंट कितना है। अगर आपका लोन बहुत ज़्यादा है तो इतने से डिफरेंस से भी ओवरऑल काफ़ी डिफरेंस पैदा हो जाएगा, जो आपका टोटल ब्याज जाएगा पूरे टेन्योर में। और अगर आपका लोन अमाउंट थोड़ा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क ज़्यादा भी होगा। लोन ही बचा है 2 लाख रुपए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 से अगर 8 भी हो गया आपका, तो भी कोई विशेष फायदा आपको नहीं होने वाला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका ज़्यादा है और आपका लोन अमाउंट भी बचता है और आप उस लोन को चलाने के मूड में भी हैं, देन यू शुड गो फॉर सम अदर बैंक। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है MCLR या PLR का। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है वाई टू शिफ्ट होम लोन फ्रॉम बेस रेट टू MCLR। तो लोन शिफ्ट कराने का एकमात्र कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर नहीं होता या रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस कम है, ये सिर्फ एक कारण नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि अगर आपका लोन किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में चल रहा है जो कि PLR से लिंक है, प्राइम लेंडिंग रेट से लिंक्ड है, या RPLR भी बोलते हैं, रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट से लिंक्ड है, तो वो उतना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है जितना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म MCLR का है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट का है। तो आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है कि आपका लोन MCLR पे चले, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। और अगर आपका लोन किसी बैंक से भी चल रहा है परंतु आपने लोन पहले लिया था, 2-3 साल पहले लिया था या उससे पहले लिया था, और वो बेस रेट से लिंक है, तो बेस रेट मैकेनिज्म भी अब अबोलिश कर दिया है RBI ने होम लोन के रिगार्ड में, और MCLR से लिंक होम लोन अब मिलते हैं। तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा लोन आप बेस रेट से MCLR पे कन्वर्ट कर दीजिए, उसको उसके साथ जोड़ दीजिए। अगर आपका बैंक उसको कन्वर्ट नहीं करता है बेस रेट से MCLR पे, देन ऑल्सो यू शुड थिंक ऑफ ट्रांसफरिंग योर लोन फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैंक टू सम अदर बैंक। तो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका लोन MCLR पे नहीं है, चाहे वो बैंक में है चाहे किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में है, तो मेरी राय ये है कि अगर आपको लोन चलाना है लंबे समय तक और लोन अमाउंट ठीक ठाक है, तो आप उसको MCLR पे शिफ्ट कराइए। ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। परिस्थिति ये हो सकती है जहां पे लोन ट्रांसफर कराना जायज हो कि अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक से लोन चल रहा है और वहां पे आपने जोश जोश में कम टेन्योर ले लिया था, जिससे कि आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन या फिक्स्ड EMI बढ़ गई थी, और अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि या तो आपकी भगवान ना करे नौकरी चली गई हो, या बिजनेस डाउन हो गया हो, या कोई और एडिशनल खर्चे आपके सर पे आ पड़े हो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के, जिसकी वजह से करंट में जो EMI आप पे कर रहे हैं बैंक को, वो देना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आमतौर पे अगर आप अपने बैंक के पास जाओगे और आपने कम टेन्योर लेके हाई EMI रखी थी, तो बैंक आपका टेन्योर अमूमन नहीं बढ़ाएगा, वो आपका टेन्योर बढ़ा के आपकी EMI कम नहीं करेगा। तो उस अवस्था में भी लोन ट्रांसफर कराना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे मैं कह रहा हूं ज्यादा भी हो, आप 8.40 पे चल रहे हैं, भले ही 8.45 देना पड़े,
लेकिन अगर दूसरा बैंक आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है कि अभी आपका टेन्योर 8 साल बचता है या 10 साल बचता है, पर दूसरा बैंक आपको 20 साल का टेन्योर देने के लिए राजी है, जिसकी वजह से आपकी जो फिक्स्ड मंथली ईएमआई है दूसरे बैंक में कम हो जाएगी, लोन आउटस्टैंडिंग उतना ही रहेगा, तो काफी बर्डन जो इस समय आपके दिमाग पर है वो कम हो जाएगा। तो ये तीसरी जायज परिस्थिति या सर्कमस्टांसिस है जो अक्सर मुझे देखने को मिलती है। यहाँ पे भी लोन ट्रांसफर करने से आपको काफी राहत मिल सकती है अपनी सिचुएशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपअप लोन। टॉपअप लोन जैसा कि शायद आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपका एक होम लोन चल रहा है तो आप बैंक के पास जा सकते हैं और एडिशनल टॉपअप लोन की डिमांड कर सकते हैं। घर के रिनोवेशन के लिए या किसी और कार्य के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है। वो पर्सनल लोन लेने के मुकाबले में काफी सस्ता होता है, और क्योंकि इसका टेन्योर लंबा होता है, जितना होम लोन का टेन्योर होता है आमतौर पे उतना ही टॉपअप लोन का भी टेन्योर होता है, तो इसकी ईएमआई भी बहुत कम आती है और इसमें भी कोई प्री पेमेंट पेनल्टी वगैरह नहीं लगती जो आमतौर पे पर्सनल लोन्स में लगती है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है आपका और आप अपने ही बैंक के पास जाके टॉपअप मांगते हो, तो मैंने बहुत सारे लीडिंग बैंक्स में देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, कि वो एग्जिस्टिंग बैंक को टॉपअप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रेट पे देते हैं, लैप के रेट पे देते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट इस समय जो चल रहा है वो लगभग 9.75-10% के आसपास चल रहा है। यानी होम लोन चल रहा होगा 8.5% के रेट पे, आप अपने बैंक से जाके बोलोगे मुझे 5 लाख रुपए टॉपअप दे दो या 10 लाख रुपए टॉपअप दे दो, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अलाउ करती है और वो बैंक आपको टॉपअप देने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं क्योंकि आप उस बैंक के, तो दे टेक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड। वो सोचते हैं भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो कहते हैं सर आपका हम आपको टॉपअप देंगे 9.75 के रेट पे, 9.50 के रेट पे, 10% के रेट पे, जो आमतौर पे मैं देखता हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक में अपना होम लोन ट्रांसफर कराते हो और उसके साथ टॉपअप की एप्लीकेशन साथ में देते हो, तो वो दूसरा बैंक आपको होम लोन और टॉपअप लोन दोनों लोन ही होम लोन के रेट पे दे सकता है। यानी होम लोन आपका अगर चल रहा है एग्जिस्टिंग बैंक पे 8.5 के रेट पे, तो दूसरा बैंक का रेट भी शायद 8.5 ही हो होम लोन का, आप वो 8.5 के रेट पे आपका चेक बना देगा एग्जिस्टिंग बैंक के नाम पे, और जो आपको 10 लाख रुपए और चाहिए थे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 8.5 के रेट पे ही। तो अगर आपको टॉपअप की जरूरत है किसी भी काम के लिए और आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपसे टॉपअप देने का ज्यादा रेट मांग रहा है, तो अगर आप होम लोन ट्रांसफर प्लस टॉपअप की एप्लीकेशन दूसरे बैंक में डालोगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा लोन आपको टॉपअप के रेट पे, होम लोन के रेट पे ही मिल जाए। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट है या सर्कमस्टांसिस हैं जहां पे आपको होम लोन ट्रांसफर कराना कंसीडर करना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विसेज का। बहुत बार मैंने देखा है कि कई कस्टमर्स अपने एग्जिस्टिंग बैंक से इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो यहाँ से लोन ट्रांसफर कराना ही कराना है, भले ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, वी डोंट माइंड। कई तरह के सर्विसेज इश्यूज हो सकते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि करंट बैंक आपका 5 तारीख को ईएमआई प्रेजेंट करता हो और 5 तारीख तक हो सकता है आपकी सैलरी ना आती हो, जिसकी वजह से हर बार ईएमआई बाउंस हो रही है, हर बार ईएमआई बाउंस हो रही है, फिर आप चेक दे रहे हो, इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है। तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी 5 को सैलरी नहीं आती, इसको बढ़ा के 10 तारीख कर दो, बैंक मान ही नहीं रहा है, वो अपने नियम बता रहा है आपको। तो हो सकता है कि जो दूसरा बैंक है जहां आप लोन ट्रांसफर कराओ वहां ईएमआई डेट 10 तारीख हो या 15 तारीख हो, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये एक सर्विस इश्यू हो सकता है जहां पे आपको अपना लोन ट्रांसफर कराने के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह एक सर्विस इश्यू जो मैंने देखा है ज्यादातर वो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का ऑनलाइन जनरेट ना होना। साल के अंत में आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपने टैक्स बेनिफिट के लिए, परंतु हो सकता है कि आपके बैंक में ऑनलाइन सर्टिफिकेट ना मिल रहा हो, आपको खुद ब्रांच में जाके हर बार इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेके आना पड़ रहा हो, उसमें दिक्कत हो रही हो आपको प्रीपेमेंट करनी है बैंक में, तो बैंक की ब्रांच ही इतनी दूर है कि वहां आना जाना ही आपके लिए प्रीपेमेंट करने के लिए एक युद्ध जीतने के समान हो रखा हो। अगर आप खासकर किसी बड़े शहर में रहते हैं तो छोटे शहरों में तो इतनी दिक्कत नहीं होती आने जाने की। तो ये सर्विसेज इशू भी हैं जहां पर मॉनेटरी बेनिफिट क्या है वहां उस चीज की कैलकुलेशन नहीं की जाती। इन परिस्थितियों में भी
आपको अपना लोन ट्रांसफर कराना चाहिए अगर आप करंट बैंक की इन सर्विसेज से परेशान हैं और दूसरे बैंक में आपको लगता है कि ये इश्यूज नहीं आएंगे। पॉइंट है कि विशेष परिस्थिति से संबंधित है 6th पॉइंट, कि अगर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वहां पे बुकिंग करा रखी है, सारी डिमांड आप पे कर चुके हैं, पोजेशन लेटर के टाइम पे जो लास्ट आखिरी डिमांड है वो आपके पास आई है, उसमें कुछ पैसा मांगा गया है, 5% आमतौर पे मांगते हैं पोजेशन वाली डिमांड पे, और उसके साथ आपका रजिस्ट्री का कुछ खर्चा होना है 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो कुछ भी है। तो बहुत बार मैंने ये सर्कमस्टांसेस देखे हैं कि जो जहां से आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है वो बैंक कहता है कि भाई मैं आपको ये जो रजिस्ट्री का एक्सपेंस है, रजिस्ट्री कराने का खर्चा है, ये पे नहीं करूंगा। और हालांकि ये ग्रे एरिया है, क्योंकि देखा जाए तो स्टैंप ड्यूटी एक किस्म का टैक्स है और कोई भी टैक्स को फंड नहीं कर सकते हैं, परंतु मार्केट में काफ़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और 1-2 बैंक भी हैं जो रजिस्ट्री कराने का खर्चा भी लोन के रूप में कस्टमर को दे देती हैं। अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल है। तो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपके पास पोजीशन लेटर आया है और आपके पास वो डिमांड देने के पैसे नहीं हैं और साथ में रजिस्ट्री कराने के पैसे आपको नहीं है, तो अगर आप किसी दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक से बात करोगे इस बारे में, तो हो सकता है कि वो बची हुई डिमांड और साथ में रजिस्ट्री कराने के पैसे भी आपको पे कर दे और आपको इस मुसीबत में पर्सनल लोन ना लेना पड़े। तो ये भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है लोन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार जब हम लोग घर खरीदते हैं तो उस समय हम हड़बड़ी में होते हैं लोन लेने की, और वो ठीक भी है क्योंकि उस समय हमारा मेन फोकस प्रॉपर्टी पे होता है। और उस समय मेरा भी ये मानना है कि हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बैंक कन्वीनियंटली विद इन टाइम फ्रेम हमारा काम कर दे रहा है। तो अगर आपने जिस समय घर खरीदा था उस समय आपने जल्दबाजी में लोन लिया था क्योंकि आपके पास समय नहीं था, या हो सकता है किसी दूसरे बैंक में ज्यादा समय लग रहा हो आपका लोन सैंक्शन करने में, और इस समय आपको लगता है कि वो बैंक ठीक बैंक नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में ठीक नहीं था, सर्विसेज के मामले में ठीक नहीं था, या किसी और वजह से ठीक नहीं था। तो अब आपके पास फ्री समय है, अब आप घर खरीदने से संबंधित जितने भी झंझट उस समय थे उनसे मुक्त हो चुके हैं। तो अब आप फुर्सत में चूज कर सकते हैं कि अब कौन सा बैंक मेरे लिए अच्छा है जहां पे मुझे अपना लोन ट्रांसफर करना चाहिए। तो उस समय अगर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिया गया था तो इस समय आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है लोन ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी अब मैं बात करने वाला हूं वो है थोड़ा सिविल से रिलेटेड। कई बार मैंने देखा है कि किसी कस्टमर ने होम लोन लिया एग्जिस्टिंग बैंक से और जाने अनजाने उससे 1 या 2 ईएमआई बाउंस हो गई। अब वो 1-2 ईएमआई बाउंस हो गई, उसने पेमेंट कर दी, परंतु उसका जो लोन ट्रैक है, वो जो लोन स्टेटमेंट जब भी बैंक से निकालेगा उसमें वो बाउंसिंग दिखेंगी, 1 बाउंसिंग, 2 बाउंसिंग, 3 बाउंसिंग, जितनी भी होगी वो दिखेंगी, और उससे कहीं ना कहीं उसकी जो फ्यूचर में लोन लेने की कैपेबिलिटी है या बैंकों की जो विलिंगनेस है उसको लोन देने की, उस पर असर पड़ सकता है। तो मेरा यहाँ पे व्यक्तिगत सुझाव ये भी है कि अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और उसमें जाने अनजाने में 1 या 2 ईएमआई आपसे हाल फिलहाल में बाउंस हो गई हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना लोन, अगर फिनेंशियल नुकसान और कोई नहीं हो रहा है तो दूसरे बैंक में शिफ्ट करा लें और इस लोन को क्लोज कर दें। ये जो लोन ट्रैक खराब हो गया है ये लोन क्लोज हो जाएगा और नए बैंक में नया लोन ट्रैक, नया लोन स्टेटमेंट शुरू से स्टार्ट होगा और उसको फिर आप हमेशा ठीक चलाना। तो उसके बाद जब आप कहीं से लोन लोगे तो ज्यादातर बैंक करंट होम लोन ट्रैक को ही देखते हैं, उससे पिछले बैंक से जहां से आपने लोन ट्रांसफर कराया उसका लोन ट्रैक कोई बैंक मेरी नजर में तो नहीं मांगता। तो आपसे जो गलती हो गई है उस गलती पे पर्दा डालने के लिए, उसको भविष्य में सुधारने के लिए भी ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। और एक और कारण है जहां पे लोग बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हैं, और वो है कि अगर प्राइवेट बैंक में आपका लोन चल रहा है तो बहुत सारे लोग अमूमन मुझे फोन करते हैं कि मैं प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक में शिफ्ट होना चाहता हूं। तो प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक में शिफ्ट होना चाहता हूं क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद जल्दी कम हो जाता है जब रेट कम होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी होती है, एक नेचुरल फेथ होता है एक आम भारतीय, एक आम हिंदुस्तानी का
कि जो सरकार का बैंक है, सरकार हमें धोखा नहीं देगी, सरकारी बैंक हमें धोखा नहीं देगा और हमें लूटेगा नहीं और अनाप शनाप चार्जेस नहीं लगाएगा। तो अगर वैसा भी आपका माइंडसेट है, वैसी भी आपकी सोच है, हालांकि वो एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक है और वो सरकारी बैंक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे लोन देगा भी या नहीं देगा, आपके प्रोफाइल पे लोन देगा भी या नहीं देगा, और उस बैंक की क्या सर्विसेज हैं। तो सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि विच बैंक इज़ द बेस्ट फॉर होम लोन। तो फिर भी अगर वो बैंक अच्छा है, सरकारी बैंक है और उसकी सर्विसेज बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो प्राइवेट बैंक में आपका लोन चल रहा है, तो ये भी एक कारण है जहाँ पे लोन ट्रांसफ़र कराना आपके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। अब आप समझ गए हैं कि ये कौन सी परिस्थितियां हैं जहां आपको लोन ट्रांसफर नहीं करना चाहिए और कौन से सरकमस्टांसेस में लोन ट्रांसफर करना एक सही निर्णय आपके लिए हो सकता है। परंतु होम लोन ट्रांसफर या होम लोन बैलेंस ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस भी दिमाग में रहते हैं, और मिसकंसेप्शन जो मैंने नोट किए हैं जब मेरे पास फ़ोन आते हैं कस्टमर्स के, तो कुछ मिसकंसेप्शंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मिसकंसेप्शन दिमाग में ये है, लोन ज़्यादा रेट पे चल रहा है, सब कुछ है, लोन ट्रांसफ़र कराना भी जायज़ है, पर कस्टमर कहता है कि सर क्या फ़ायदा ट्रांसफ़र कराने का, ये भी फ्लोटिंग रेट पे है, वो भी फ्लोटिंग रेट पे है, जैसे ये रेट इसने बढ़ा दिया वो भी बढ़ा देगा, वो भी रेट बढ़ा देगा, तो क्या फ़ायदा। मेरे ख्याल से नाउ इट इज़ द हाई टाइम कि जब आपको एक लेमैन की तरह बात नहीं करनी चाहिए, और जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उन वीडियोस को देख के एक जो बेसिक एजुकेशन है एज ए कस्टमर वो आपको गेन करनी चाहिए। वो बैंक रेट बढ़ा देगा और ये बैंक रेट बढ़ा दिया है तो वो भी रेट बढ़ा देगा, इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे की कैलकुलेशन आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया है कि अगर आप किसी बैंक के पास लोन ट्रांसफ़र करा रहे हैं आप, और वो MCLR से लिंक लोन होगा, तो उस बैंक का जो MCLR है उसमें वो एक मार्जिन जोड़ेगा, एक प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा और सैंक्शन लेटर पे लिखा आएगा कि MCLR प्लस इतना मार्जिन, 0.25 मार्जिन या 0.3 मार्जिन या जितना भी मार्जिन वो बैंक चार्ज कर रहा है। तो जब जब MCLR बढ़ेगा तो 0.25 मार्जिन लिया था, तो जितना भी MCLR होगा उसमें 0.25 मार्जिन ही रहेगा, तभी उतना ही रेट बढ़ेगा। अगर MCLR फॉर एग्जांपल 8% पे था, मार्जिन 0.5 था और 8.5 पे सैंक्शन लेटर मिला है दूसरे बैंक से, तो जब उस बैंक का MCLR 8 से 8.25 हो जाएगा तो आपका रेट हो जाएगा 8.25 प्लस 0.5 मार्जिन 8.75। और अगर उस बैंक का MCLR कम होके 8 से 7.5 हो गया तो आपका रेट होगा MCLR 7.5 प्लस 0.5 मार्जिन 8%। वो मार्जिन फ्रीज हो जाता है। तो आप उस बैंक को चूज कीजिए जो सबसे कम मार्जिन आपसे ले रहा हो और जिसकी MCLR भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो वो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि वो बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर उठेगा, सुबह सुबह अपनी बीवी से बात करेगा, चाय पिएगा और आपका रेट बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू गेट योर लोन ट्रांसफर टू ए बैंक ऑन MCLR, और उस MCLR का मार्जिन कितना है वो सैंक्शन लेटर पे लिखाएगा। फिर कभी भी आप उस MCLR को चेक कर सकते हैं उस बैंक की वेबसाइट पे जाके, और जो मार्जिन आपके सैंक्शन लेटर में लिखा है वो आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है तो आप बैंक को रिपोर्ट करोगे तो बैंक डेफिनेटली उसे करेक्ट करेगा विदाउट एनी चार्ज। तो ये पहला मिसकंसेप्शन है कि सर दूसरे बैंक ने भी रेट बढ़ा दिया तो कि क्या हुआ। दूसरा, एक कस्टमर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर मैं अगर लोन ट्रांसफ़र कराऊंगा किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में तो मेरा सिविल ख़राब हो जाएगा, मेरी सिविल रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका सिविल रिपोर्ट ख़राब होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, आपने कोई सेटलमेंट नहीं किया है, आपने कोई EMI बाउंस नहीं कराई है। आप बाकायदा एक जायज़ तरीके से, जो तरीका RBI ने बनाया, RBI ने परमिशन दी है ना भाई कि लोन ट्रांसफ़र करा सकते हो बिना पेनल्टी के एक बैंक से दूसरे बैंक में,
ये फैसिलिटी किसने दी है हमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है अपने सर्कुलर्स के माध्यम से, ताकि हमारा बेनिफिट रहे और जो बैंक कस्टमर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करते थे, तो आम आदमी को फायदा मिल सके। तो इससे सिविल रिपोर्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, ये भी एक मिथ है, एक भ्रम है। बल्कि सिविल रिपोर्ट अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसे एक्सिस बैंक भी लोन देना चाहता है, आईसीआईसी भी लोन देना चाहती है, एसबीआई भी लोन देना चाहता है, पीएनबी हाउसिंग भी लोन देना चाहता है, सभी आपको लोन देना चाहते हैं, तो आपकी सिविल रिपोर्ट खराब कैसे हो जाएगी उसमें? तो यू शुड बीवेयर कि आप लोन ठीक से चलाएं, उसमें ईएमआई डिले ना करें। तो लोन ट्रांसफर आपने एक बार कराया या 2 बार कराया या 3 बार कराया, उससे आपका सिविल रिपोर्ट खराब नहीं होगा। ये दूसरा मिसकंसेप्शन दिमाग में रहता है। तीसरा जो सबसे भयंकर मिसकंसेप्शन है वो है पेनल्टी के बारे में, कि मैं अगर अपना लोन ट्रांसफर कराऊंगा होम लोन किसी दूसरे बैंक में, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग बैंक है वो मेरे से पेनल्टी चार्ज करेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनएचबी से गवर्नड होती है, नेशनल हाउसिंग बैंक से, और सभी बैंक आरबीआई से गवर्नड होते हैं। तो दोनों ही संस्थाओं का सर्कुलर है राइटिंग में, जो उनकी वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देता हूं वो सर्कुलर। तो आप से कोई भी बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा अगर आप लोन ट्रांसफर करा रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपका लोन एग्जिस्टिंग बैंक पे वेरिएबल बेसिस पे हो, फ्लोटिंग रेट पे हो। तो अगर आपका लोन होम लोन फ्लोटिंग रेट पे चल रहा है और आप उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपका बैंक आपसे कोई भी पेनल्टी चार्ज करता नहीं है और कर सकता नहीं है। मैं आपको सर्कुलर नंबर भी बता देता हूं। ये एनएचबी का सर्कुलर है, नेशनल हाउसिंग बैंक का सर्कुलर नंबर 43 है। ये 19 अक्टूबर 2011 का। इस सर्कुलर को साइन किया है मिस्टर आर.एस. गर्ग ने, जनरल मैनेजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन, नेशनल हाउसिंग बैंक के। तो ये सर्कुलर साफ साफ कहते हैं कि फ्लोटिंग रेट पे अगर आपका लोन चल रहा है और आप उसे पेमेंट करते हैं खुद अपने पैसे से या ट्रांसफर कराते हैं किसी दूसरे बैंक में, तो कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जा सकती। ये दूसरा सर्कुलर मेरे हाथ में आरबीआई का है। ये सर्कुलर नंबर है 589। ये 5 जून 2012 का सर्कुलर है और मिस्टर दीपक सिंघल ने इस सर्कुलर को साइन किया है, जो कि चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज हैं। और ये सर्कुलर भी ये कहता है कि फ्लोटिंग रेट है, तो और अगर आप लोन ट्रांसफर करते हैं किसी भी दूसरे बैंक में, तो आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपसे एक भी रुपया पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता। तो ये मिसकंसेप्शन भी कि मेरा बैंक, आमतौर पे देखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कस्टमर को झूठ बोल देते हैं डराने के लिए कि सर आप लोन ट्रांसफर कराओगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये दोनों सर्कुलर आप उनको दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तीसरा तरीका ये है कि उनकी वर्बल बातों पे ना जाकर आप बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि मुझे फोरक्लोजर स्टेटमेंट दे दीजिए। फोरक्लोजर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मेरा आज की तारीख में कितना आउटस्टैंडिंग है। आप बैंक से जाके पूछ रहे हो कि मुझे अगर आपका लोन आज खत्म करना है तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो फोरक्लोजर स्टेटमेंट के नीचे कॉलम पहले आता था, अब शायद हटा दिया होगा, पेनल्टी का। अगर कोई भी पेनल्टी है किसी भी किस्म की तो वहां पे लिखी रहती है। तो जब आप फोरक्लोजर लेटर मांगेंगे वहां आप देखेंगे एक भी रुपया पेनल्टी का नहीं लगा हुआ है। तो किसी भी तरह की पेनल्टी लोन ट्रांसफर कराने पे नहीं लगती है। फोर्थ मिसकंसेप्शन आता है लॉक इन पीरियड का। कई कस्टमर मुझे बोलते हैं सर अभी जिस बैंक से मैंने लोन लिए है अभी 2-3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं और वहां पे 6 मंथ का लॉक इन पीरियड है। मैं आपको बता दूं ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आपने अगर आज लोन लिया है, आज डिसबर्स हुआ है, अगले महीने भी आप चाहें तो अपना लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बैंक आपको बाउंड नहीं कर सकता। हालांकि आप
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी जो लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ी थी हाल फिलहाल में, जहां पे जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो एनएचबी के साथ, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ बड़ी जोरों शोरों से इस डिस्कशन में लगी हुई है कि एक लॉक इन पीरियड होना चाहिए। अभी नहीं है। वो कहते हैं कि 3 साल तक कस्टमर को अलाउ मत करो कि वो किसी दूसरे बैंक में जा सके, परंतु अभी वो अंडर डिस्कशन है, अंडर कंसिडरेशन है, और मुझे लगता नहीं कि एनएचबी उनकी रिक्वेस्ट को मानेगी, क्योंकि इस तरह का प्रतिबंध लगाना कि कस्टमर इतने पीरियड तक किसी दूसरे बैंक में नहीं जा सकता, ये फिर पहले वाले ही हालात हो जाएंगे जहां पे एग्जिस्टिंग बैंक आपका रेट बढ़ाता रहेगा और आप कुछ कर नहीं सकते हो। क्योंकि पहले पेनल्टी लगती थी, अगर आप पेनल्टी हटा भी दी और आपको लिए लॉक इन पीरियड लगा दिया कि इतने टाइम तक नहीं जाओगे, तो वो भी एक किस्म की पेनल्टी है। परंतु मैं ये मिसकंसेप्शन भी रिमूव कर दूं, कोई भी लॉक इन पीरियड आज की तारीख में नहीं है। आप किसी भी समय अपना लोन ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी दूसरे बैंक में। फ्लोटिंग रेट पे है तो विदाउट एनी पेनल्टी कर सकते हो, फिक्स रेट पे है तो लोन ट्रांसफर की पेनल्टी लगेगी, प्री पेमेंट की पेनल्टी नहीं लगेगी। जो सबसे लास्ट, फाइनल और मोस्ट डेंजरस मिसकंसेप्शन रह गया है वो है बैलेंस ट्रांसफर के रिगार्डिंग, कि लोग अक्सर मुझे फोन करते हैं बैलेंस ट्रांसफर के लिए, या मैं उन्हें फोन करता हूं तो वो कहते हैं कि सर हमने 20 साल का लोन लिया था, जिसमें से 10-15 साल तो लोन जा चुका है, 10 साल लोन जा चुका है, तो बैंक ने अपना ज्यादातर इंटरेस्ट तो हमसे वसूल लिया है। अब सिर्फ प्रिंसिपल अब ज्यादा जाना शुरू हुआ है। अब बैलेंस ट्रांसफर अगर हम कराएंगे, लोन ट्रांसफर कराएंगे, तो नया बैंक भी दोबारा से इंटरेस्ट ज्यादा लेना शुरू कर देगा। अब ये जो मिसकंसेप्शन है और ये जो बात है, ये आम आदमी तो कहता ही कहता है। मैंने बड़े बड़े अखबारों में लेख पढ़े हैं, उसमें भी ऐसा ही लिखा होता है। बड़े बड़े मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के, वो भी ऐसा ही लिखते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात पे एक ढर्रा चला दिया और किसी ने वो चलती जा रही है, कोई इस बात पे कोई दिमाग भी अप्लाई नहीं करता है। मैं आज आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई बैंक की मर्जी नहीं है कि बैंक ने शुरू में आपसे इंटरेस्ट ज्यादा ले लिया और अब ज्यादातर इंटरेस्ट जा चुका है और नया बैंक में आप ट्रांसफर कराएंगे तो वो भी आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा। तो कोई दादागिरी है, कोई मतलब मन मर्जी का हिसाब किताब है, या इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स होगा ना। मैं समझ रहा हूँ मैथमेटिक्स ज्यादातर लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, मेरा भी नहीं है, परंतु इस बात को समझने की जरूरत है कि ये होता क्यों है और होता किस लिए। मैं आपको सिंपल से भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि ईएमआई के अंदर आपका जो इंटरेस्ट का रेशो है और प्रिंसिपल का रेशो है वो कितना है? आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से पता चला, या उसे रीपेमेंट शेड्यूल भी बोलते हैं, जो आप बैंक से लेते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि इतनी ईएमआई जाएगी, उसमें इंटरेस्ट इतना रहेगा और प्रिंसिपल इतना रहेगा। तो जब आप उस रीपेमेंट शेड्यूल को उठा के देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि भाई शुरू में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, प्रिंसिपल मामूली सा जा रहा है। अगर 50,000 रुपए की ईएमआई है तो दिखाई देता है कि साहब 45,000 रुपए इंटरेस्ट जा रहा है, 5,000 रुपए प्रिंसिपल जा रहा है, और जैसे जैसे महीने बढ़ते जा रहे हैं इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है। वहीं से पता चला ना आपको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्योंकि शुरू में अगर आपने 50 लाख का लोन लिया था, पहले महीने आपने बैंक को 50 लाख रुपए पे ब्याज दिया था। अगर आपका ब्याज 9% के रेट से था तो पहले महीने आपने ब्याज दिया एक महीने का बैंक को 50 लाख रुपए पे, परंतु दूसरे महीने आपने 50 लाख रुपए पे ब्याज नहीं दिया, क्योंकि आपने जो ईएमआई दी थी उसमें 50 लाख का इंटरेस्ट तो चला ही गया, कुछ प्रिंसिपल भी चला गया। वो प्रिंसिपल 50 लाख में से माइनस हो गया। 50 लाख में से माइनस हो गया, मान लीजिए जितना 5,000 माइनस हो गया, तो अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो 50 लाख पे नहीं लगेगा ना, वो 49,95,000 पे लगेगा। तो नेचुरली जो पहले महीने ब्याज लगा था और जो दूसरे महीने ब्याज लगा था वो कम हो गया, ब्याज कम हो गया, परंतु ईएमआई तो 50,000 आपने पूरे टेन्योर के लिए करा रखी थी, 50,000 की। टोटल पैसा आउटफ्लो आपके बैंक अकाउंट से 50,000 ही हुआ, परंतु दूसरे महीने इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया था, इसलिए अब जो प्रिंसिपल गया ईएमआई के अंदर वो ज्यादा चला गया। तो हर महीने प्रिंसिपल का पोर्शन ईएमआई में इसलिए बढ़ता है क्योंकि इंटरेस्ट कम लगता है हर महीने, और इंटरेस्ट हर महीने इसलिए कम लगता है क्योंकि आप ईएमआई के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रीपे कर देते हैं, जिससे कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ईएमआई डेट को कम हो जाता है।
तो अगर आपने लोन 20 साल के लिए लिया था या 10 साल के लिए लिया था, 10 साल में से आप 6 साल चला चुके हैं और बचे हुए 4 साल हैं। अब अगर आप करंट बैंक में आपका रेट 9% है और दूसरे बैंक में आप 8.5 के रेट पे ट्रांसफर कराओगे और आप पूरे 10 साल लोन चलाते हो, तो किसी भी कीमत पे आपका इंटरेस्ट लोन ट्रांसफर कराने के बाद ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग तो उतना ही है। अगर आप टेन्योर भी उतना ही रखते हो, अगर वहां पे 4 साल 48 महीने बचे हुए थे और दूसरे बैंक में भी आप 48 महीने के लिए लोन लेते हो, यहाँ पे आपके बचे हुए थे फॉर एग्जाम्पल 19,50,000, दूसरे बैंक से भी आप 19,50,000 का लोन लेते हो, परंतु ये वाला जो बैंक है आपसे चार्ज कर रहे हैं 9% का रेट और दूसरा बैंक आपसे चार्ज कर रहा है 8.5% का रेट। तो आप बताओ कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा कैसे चला जाएगा और शुरू में ज्यादा कैसे चला जाएगा। आपका 19,50,000 लोन है, दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराओगे, दूसरा बैंक भी 8.5% के रेट से 1 महीने का ब्याज लेगा। तो आप ये मत देखो कि ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशो क्या है। आप ये बात ध्यान रखिए कि हर महीने, चाहे वो कोई सा भी महीना हो, 20वें साल का चाहे 19वां साल हो, चाहे पहला साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर महीने जितना पैसा खड़ा है, आउटस्टैंडिंग है आपकी तरफ, बैंक सिर्फ उस पर ब्याज चार्ज करता है, बाकी पैसे प्रिंसिपल की तरफ रीपे हो जाते हैं। और प्रिंसिपल की तरफ रीपेमेंट, क्योंकि कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है, आप हर महीने बढ़ा भी सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है। तो ये भी मिसकंसेप्शन और मिथ है कि मैं बीच में लोन ट्रांसफर कराऊंगा तो मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट तो बैंक ले चुके हैं। पता नहीं किसने ये बात चलाई, क्यों चलाई, कैसे चलाई, और सब लोग इसको बोलते जा रहे हैं और मानते जा रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैथमेटिकली इनकरेक्ट, एंड यू मस्ट कम टू नो दिस पॉइंट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम पे ट्रांसफर कराएंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। मैं ये पॉइंट भूल गया था तो घर की तरफ जा रहा था, आई थॉट आई शुड ऐड दिस पॉइंट, इट इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि होम लोन ट्रांसफर अगर आप कराते हैं तो उससे क्या फायदा होगा और उसे हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो फायदा कितना है। इसमें जो कॉमनली क्वेश्चन आता है कि भाई मैं अगर लोन ट्रांसफर कराता हूं तो मेरी ईएमआई कितनी कम होगी या मेरा टेन्योर कितना कम होगा। तो इस क्वेश्चन के कुछ पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना है। तो अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है और थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ईएमआई कितनी कम होगी ये सही तरीका नहीं है ये जांचने का कि कितना मॉनेटरी बेनिफिट हुआ। हो सकता है आपने 20 साल का टेन्योर ले रखा हो या 30 साल का टेन्योर ले रखा हो, तो ईएमआई करंट में 20,000 रुपये, लोन ट्रांसफर करने से आ रही है 19,700 रुपये। तो आपको लगेगा यार सिर्फ 300 रुपये ईएमआई कम हुई, परंतु अगर आप पूरे 20 साल में देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट आपका कम गया, अगर आपने 20 साल लोन चलाया तो वो कई लाख रुपए निकलेगा। तो आपको कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट देखना चाहिए कि ईएमआई कम कितनी हुई। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरे 20 साल का हमें इंटरेस्ट देखना चाहिए। मैं दोनों से ही पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल अप्रोच इस बात की ये होनी चाहिए कि मैंने लोन भले ही 20 साल के लिए लिया है, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं इसे 8 साल में खत्म कर दूंगा। अगर मेरा मन में प्लान ये कि मैं 8 साल में खत्म कर दूंगा प्रीपेमेंट कर करके, तो मेरे लिए जो रियलिस्टिक टेन्योर है वो 20 साल भी नहीं है और 1 साल भी नहीं है, वो 8 साल है। तो मुझे कैलकुलेशन ये करनी चाहिए कि अगर मेरा लोन 8 साल तक मैं चलाता रहता हूं करंट बैंक में तो टोटल इंटरेस्ट 8 साल में कितना जाएगा, और अगर मैं शिफ्ट कर लेता हूं किसी दूसरे बैंक में तो मेरा टोटल इंटरेस्ट 8 साल में कितना जाएगा। तो क्या मुझे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या जितनी भी सेविंग हो रही है वो सफिशिएंट है मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं अपने एग्जिस्टिंग बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करूं। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि 8 साल में मेरा कितना इंटरेस्ट जाएगा करंट बैंक में और दूसरे में कितना जाएगा, तो उसका सिंपल सा तरीका आप गूगल कर लीजिए अमोर्टाइजेशन कैलकुलेटर।
होम लोन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेटर या होम लोन अमोर्टाइजेशन चार्ट। तो उसमें आप अपना करंट जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अभी बचता है वो एंटर कीजिए, करंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर कीजिए, और जितने महीने आपने मन में रियलिस्टिक टेन्योर सोचा है, अगर 8 साल सोचा है तो 8 साल डालिए, अगर आपको लोन 15 साल चलाना ही है तो 15 साल डालिए। तो वहां पे टोटल इंटरेस्ट पेड आपको लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह फिर दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के टोटल इंटरेस्ट पेड निकाल लीजिए, वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। उसका अंतर देखिए, उतना फायदा आपको होने वाला है अगर यही इस अजम्पशन के साथ कि जो नया बैंक है उसका रेट यही रहेगा और करंट बैंक का रेट यही रहेगा। फ्यूचर में एग्जैक्ट क्या होगा वो तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो बट करंट में एनालिसिस करने के लिए आपको इस फॉर्मूले से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। दूसरी चीज़ की मुझे कितना मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो ये है कि अभी आप जब लोन शिफ्ट कर रहे हैं तो पेनल्टी क्या लगेगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पेनल्टी एग्जिस्टिंग बैंक में कुछ नहीं लगेगी। तीसरा फैक्टर ये है कि मुझे कितना बेनिफिट होगा कि जो नया बैंक है जहां आप अपना लोन शिफ्ट कराने का प्लान बना रहे हैं वो आपसे क्या प्रोसेसिंग फीस लेगा। मेरा जो वीडियो है विच बैंक इज द बेस्ट फॉर होम लोन, उसमें मैंने बीच में काफ़ी विस्तार से इस बारे में बात की है कि प्रोसेसिंग फीस का मायाजाल क्या है। तो प्रोसेसिंग फीस ज़ीरो, जो विज्ञापन करते हैं वो ज़ीरो नहीं होती है। उसके अलावा लीगल या टेक्निकल चार्ज वो बैंक आपसे ले लेता है, स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ड्यूटी, नोटरी, ये सब पैसे लग जाते हैं। हो सकता है नया बैंक आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी इंसिस्ट करने लगे। तो आपको पूरे चार्जेस का टोटल करके देखना है कि नए बैंक मेरे से कितना पैसा चार्ज कर रहा है और करंट बैंक से शिफ्ट करना उतना वाइबल है या नहीं है उतने पैसे देके। तो आपको देखना ये कि मेरे को टोटल इंटरेस्ट पेड जो आ रहा था, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, वो कितना है। अगर लाख रुपए बच रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स 8 ईयर्स, और अभी खर्च हो रहे हैं सब मिला मिलू के, मान भी लूँ कि 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 15,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 1 लाख रुपए बच रहे हैं और 15,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो इट्स नॉट ए बैड डील। तो ये भी हमें देखना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप बिना रजिस्ट्री कराए ही जब वो बन रहा है, वो प्रोजेक्ट अपना लोन ट्रांसफर करा रहे हैं, तो उस केस में आमतौर पे जो नया बैंक है वो बिल्डर से एनओसी मांगता है या परमिशन टू मॉर्गेज भी मांगता है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है जो बिल्डर को साइन करना होता है, कस्टमर को साइन करना होता है, बैंक को साइन करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में बैंक कहता है कि भाई आप अपने बिल्डर से एनओसी लेके आइए। तो अब दिल्ली एनसीआर में मैंने देखा है कि कुछ जो बिल्डर्स हैं जिनका लालच बढ़ गया है वो एनओसी देने के भी चार्ज मांगने लग गए हैं। कुछ बिल्डर एनओसी देने के 5,000 रुपये तक चार्ज मांग रहे हैं, कुछ 3,000 मांगते हैं। तो ये भी एक एडिशनल खर्चा है। अगर आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप अपना लोन ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं तो आप पहले अपने बिल्डर से पूछिए कि वो एनओसी देने के कुछ चार्ज लेगा या नहीं लेगा। उस कॉस्ट को भी आपको ऐड करना है। एक और एडिशनल कॉस्ट जो आम तौर पर हो सकती है वो है कि जब आप लोन ट्रांसफर करेंगे तो जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक है जहां से आप लोन ट्रांसफर कर रहे हैं वो पेनल्टी तो नहीं लेगा, परंतु आपको उस बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और फोरक्लोजर लेटर लेना होता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो बैंक राइटिंग में आपको लेटर हेड पे लिख के देता है कि आपकी प्रॉपर्टी के फॉलोइंग ओरिजिनल पेपर मेरे पास हैं और अगर आप मुझे मेरा पैसा दे देते हो तो मैं ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर आपको हैंड ओवर कर दूंगा। और लोन फोरक्लोजर लेटर का मतलब होता है कि आज की तारीख में इतना रुपया आपके नाम पे खड़ा है और इतने रुपए देने हैं। तो नया बैंक उस फोरक्लोजर लेटर को देख के ही उतने रुपए उतने पैसे का चेक आपके एग्जिस्टिंग बैंक के नाम पे बनाएगा। तो कुछ बैंक तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है, और तीसरा डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है लोन स्टेटमेंट, कि शुरू से अभी तक आपका लोन एग्जिस्टिंग बैंक में कैसा चला है, कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं हुई, वो लोन स्टेटमेंट में दिखाई दे जाता है। इसको आमतौर पे एसओए बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है, कुछ बैंक तो ये तीनों डॉक्यूमेंट फ्री में दे देते हैं, कुछ बैंक लोन स्टेटमेंट फ्री में दे देते हैं परंतु लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और फोरक्लोजर का चार्ज मांगते हैं। कुछ बैंक जो चार्ज लेते हैं वो 200-250 रुपये लेते हैं, कोई 300 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, कोई फ्री में भी देता है।
तो ये भी एक एडिशनल खर्चा लोन ट्रांसफ़र करते हुए आपका हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग बैंक आपसे ले सकता है 500 रुपये के आसपास का। तो ये सारी कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप लोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आपको देखना चाहिए कि जो आपको टोटल बेनिफिट होने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से ये खर्चे आपको घटाने पड़ेंगे, और तब देखना पड़ेगा कि आपको कितना बेनिफिट है लोन ट्रांसफ़र करने का। अब हम बात करते हैं फाइनली कि बैलेंस ट्रांसफ़र कराने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इसका बिल्कुल नए लोन की तरह है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे जो भी एक नए लोन के समय दिए चाहिए होते हैं, साथ में प्रॉपर्टी पेपर की कॉपी देंगे। बैंक आपके घर की, ऑफिस की, आपकी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करेगा, वैल्यूएशन करेगा। सब कुछ ठीक है तो आपको सैंक्शन लेटर इशू करेगा। सैंक्शन लेटर इशू करने के बाद जो डिसबर्समेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आप बैंक के साथ पूरा करेंगे। जब वो डिसबर्समेंट फॉर्मेलिटी आप पूरा कर देंगे तो बैंक चेक बनाएगा आपके एग्जिस्टिंग बैंक के नाम पे। तो आप और बैंक का एक लॉयर जाके वो चेक आपके एग्जिस्टिंग बैंक को दे देंगे। जिस दिन आप वो चेक वहाँ दे देंगे तो वहाँ पे आपका लोन ख़त्म हो जाएगा, और जिस बैंक से अभी आपने लोन लिया है वहाँ से लोन शुरू हो जाएगा। पुरानी EMI बंद हो जाएगी और नई EMI शुरू हो जाएगी। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बैलेंस ट्रांसफ़र करते हुए होम लोन के आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और इन सब बातों को गौर करना चाहिए जब भी आप एक डिसीज़न ले रहे हो। मुझे लगता है कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में, और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना प्यार और मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप दिल्ली NCR में कहीं पर भी हैं और आपको किसी भी तरह के लोन की आवश्यकता है तो आप मुझे फ़ोन करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कंसल्टेंसी सच्चाई के साथ भी दी जा सकती है, ईमानदारी के साथ भी दी जा सकती है। शुक्रिया।